नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण थ्योरी है। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें भाई सीटेट एग्जाम की, तो ग्रामीण स्वशासन क्या होता है? तो गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ग्रामीण स्वशासन होता है। यानी कि गांव में जो सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं उनका प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है? ग्रामीण स्वशासन होता है। इन सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने एवं अन्य समस्याओं को निराकरण करने के लिए पंचायत व्यवस्था बनाई गई है। अब पंचायत व्यवस्था किस तरह की होती है? तो ग्राम पंचायत व्यवस्था की अगर बात करें तो पंचायत व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करती है। कौन कौन सी स्तर होती हैं? तो एक होता है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो ये भी आपको याद रखना है भाई कि पंचायत व्यवस्था कितने स्तर पर कार्य करती है? 3 स्तर पर। कौन कौन सी? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है ग्राम पंचायत समिति का सदस्य होने के लिए योग्यता। तो ग्राम पंचायत जो समिति होती है उसके लिए योग्यता क्या हो? ग्राम पंचायत समिति का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को उस गांव का निवासी तथा भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष हो, वह पागलपन या दिवालिया ना हो, वह किसी न्यायालय द्वारा कोई सजा ना पाया हो। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। अब जनता के द्वारा कौन कौन से जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुने जाते हैं? कौन कौन से? जैसे ग्राम प्रधान, जैसे उप प्रधान, ग्राम पंचायत और समिति के सदस्य, ये जनता द्वारा चुने निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी कौन कौन से होते हैं? जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसे सेक्रेटरी कहते हैं। अगला होता है दूसरा ग्राम विकास अधिकारी होता है, लेखपाल है, बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, नलकूप चालक है, प्रधानाध्यापक है और शिक्षक है। ये सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होते हैं। नेक्स्ट आगे अगला है, आगे की बात करें ग्राम पंचायत के कार्य। तो ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से होते हैं? ग्राम पंचायत ये देखती है कि गांव की जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त कर रही है या नहीं। ये बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय की निगरानी करती है। दूसरा है गांव की गलियों में खड़ंजा बिछवाने, सड़क बनवाने, पानी की निकासी के लिए नाली बनवाने, बिजली, पीने के पानी इत्यादि की व्यवस्था तथा जन्म और मृत्यु का ब्यौरा तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। तो यह है भाई ग्राम पंचायत के कार्य। अगला है गांव की सार्वजनिक संपत्ति का रखरखाव, इनके खरीदने तथा नीलामी का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ही होता है। पंचायत अपनी आमदनी तथा खर्च का हिसाब किताब रखती है। वर्ष में 2 बार ग्राम पंचायत की बैठक होती है, ये भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई। आगे है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। कम से कम 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है। जिन गांवों की आबादी 1000 से कम है वहां पास के अन्य छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या 9 से 15 हो सकती है। नेक्स्ट आगे अगला है ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण तथा विद्यालय में दोपहर के भोजन मिड डे मील की व्यवस्था उसकी देखरेख में होती है। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत का सचिव होता है, उसे सेक्रेटरी भी कहा जाता है। वह जनता द्वारा नहीं चुना जाता बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। अब ये तो हुआ भाई यानी कि जो ग्राम पंचायत जो थी 3 स्तरों पर बांटा गया था भाई। तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अब आती है क्षेत्र पंचायत। तो क्षेत्र पंचायत के क्या क्या कार्य होते हैं? कौन होता है भाई? इसे ब्लॉक ऑफिस या ब्लॉक का दफ्तर भी कहते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बीडीसी मेंबर भी कहते हैं। विकास खंड के सभी गांवों के प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मिलाकर क्षेत्र पंचायत बनती है। यानी कि पंचायत सदस्यों को मिलाकर क्षेत्र पंचायत बनती है। जो बीडीसी मेंबर जो होते हैं उनको मिलाकर क्या बनती है? क्षेत्र पंचायत बनती है। आइए नेक्स्ट आगे। क्षेत्र पंचायत समितियां, क्षेत्र निर्माण की समिति, क्षेत्र की जल समिति, क्षेत्र की शिक्षा समिति। हर एक समिति के सदस्यों की संख्या 10 से 15 हो सकती है। क्षेत्र पंचायत के सदस्य की उम्र कम से कम 21 वर्ष होती है। किसके? क्षेत्र पंचायत सदस्य की। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है जिला पंचायत। तो भाई तीसरा स्तर था जो, तो तीसरा स्तर है जिला पंचायत। अब जिला पंचायत की बात करें
तो विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जिस तरह हर गांव में ग्राम पंचायत व हर विकास खंड में एक क्षेत्र पंचायत काम करती है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के हर जिले में यानी जनपद में एक जिला पंचायत काम करती है भाई। जिले की सभी क्षेत्र पंचायतों को मिलाकर जिला पंचायत बनती है। जिला पंचायत के सदस्य क्षेत्र पंचायत के सभी प्रमुख जिला पंचायतों के सदस्य होते हैं। जिले के सांसद व विधायक भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। आइए नेक्स्ट आगे। जिला पंचायत के सदस्य अपने बीच में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। जिले का मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ जिला पंचायत का सचिव होता है। सीडीओ यानी कि जिले का मुख्य विकास अधिकारी। चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है? जिला पंचायत के सदस्य भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। जिला पंचायत की बैठक 3 महीने में जरूर होनी चाहिए, ऐसा नियम है भाई। अगला है विकास खंड का काम काज देखने के लिए जिला पंचायत अपने सदस्यों को छोटी छोटी समितियां बनाती है, जैसे शिक्षा समिति, सिंचाई समिति, पशुपालन समिति, भूमि विकास समिति आदि। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है नगरीय स्वशासन। भाई अब ये था ग्रामीण स्वशासन देखा आपने, अब हम देखेंगे नगरीय स्वशासन। तो नगरीय स्वशासन क्या होता है? बहुत छोटे नगरों, नगर पंचायत, उससे बड़े नगरों में नगर पालिका परिषद तथा बहुत बड़े नगरों में नगर निगम होते हैं। यह सरकारी नियम है कि जिस शहर या कस्बे की आबादी 5,000 से 1 लाख के बीच होती है, वहां नगर पंचायत बन सकती है। अगला है 5,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर में नगर पंचायत बनती है। एक नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 से 14 होती है। 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर में नगर पालिका परिषद बनती है। नगर पालिका परिषद में सदस्यों की संख्या 25 से 55 तक होती है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर में नगर पालिका परिषद बनती है। नगर पालिका परिषद में सदस्यों की संख्या 25 से 55 होती है। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कोई भी शहर है जिसकी आबादी कितनी हो, 5 लाख से अधिक हो, तो वहां नगर निगम बनता है भाई। नगर निगम में सदस्यों की संख्या जो होती है वो 60 से 110 तक होती है। राज्य सरकार नगर पालिका परिषद या नगर निगम को भंग कर सकती है। कौन? राज्य सरकार। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के कुछ नियम कानून हैं। ये नियम कानून राज्य की सरकार बनाती है। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या नगर निगम 5 वर्षों के लिए बनाई जाती हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई। अगला है प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या नगर निगम में कम से कम 1/3 महिला सदस्य और कुछ अनुसूचित जाति के सदस्य होते हैं। नगर निगम का एक अध्यक्ष होता है जो महापौर या मेयर कहलाता है। महापौर जनता द्वारा चुना जाता है। हर नगर पालिका परिषद का एक मुख्य कार्यपालिका अधिकारी होता है और हर नगर निगम का एक आयुक्त, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी और आयुक्त जनता द्वारा नहीं चुने जाते, सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यदि किसी वजह से नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम भंग कर दी जाए तो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक उसका काम संभालता है। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। वार्ड क्या होती है भाई? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद अथवा नगर निगम के सदस्यों के चुनाव के लिए नगर क्षेत्रों को खंडों या भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इस खंड या भाग को वार्ड कहते हैं भाई। इन्हें कहते हैं भाई, और जो वार्ड से जीत जाता है व्यक्ति उसे क्या कहते हैं? वार्ड मेंबर कहते हैं भाई। जिला प्रशासन, अब आता है भाई जिला प्रशासन। तो जिला प्रशासन क्या है भाई? अधिकारी व कर्मचारी ये जनप्रतिनिधियों की तरह जनता द्वारा निश्चित समय के लिए नहीं चुने जाते, बल्कि ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित किए जाते हैं। ये 60 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करते हैं। कौन? अधिकारी व कर्मचारी। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम, कानून और योजनाओं को जिलाधीश, तहसीलदार और लेखपाल जिले में लागू करते हैं। वे राज्य सरकार द्वारा किए गए आदेशों का पालन करते हैं। वे स्वयं कोई नियम, कानून या नीति नहीं बदल सकते, ना ही कोई नया कानून या योजना बना सकते हैं। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। अगला है भाई जिला प्रशासन के कार्य। तो जिला प्रशासन के कौन कौन से कार्य हैं? जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना और भूमि व्यवस्था। नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई। आगे है
नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर देना। भारत की विदेश नीति क्या है? तो भारत की विदेश नीति के बारे में देखेंगे। किसी भी देश की विदेश नीति का उद्देश्य अपने देश के हितों की रक्षा करना। सबसे पहले वह अपने पड़ोसी देशों की ओर देखता है और उनके साथ मित्रता व सहयोग का भाव रखना चाहता है। इससे वह विश्व के सभी देशों की स्थिति को जानने का प्रयास करता है, उसी के आधार पर अपनी विदेश नीति निश्चित करता है। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। अगला है गुट निरपेक्षता। नॉन अलाइजमेंट क्या है? गुट निरपेक्षता क्या है? भारत ने शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का निश्चय किया। शांतिपूर्ण और स्वतंत्रता की ये विदेश नीति ही गुट निरपेक्षता की नीति में बदल गई। गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत ना तो किसी गुट में शामिल होगा और ना ही किसी देश के साथ सैनिक संधियां करेगा। तो ये इसे कहते हैं गुट निरपेक्षता। ना तो भारत किसी गुट में शामिल होगा और ना ही किसी देश के साथ सैनिक संधियां करेगा। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई। आगे है पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत कौन कौन सी हैं? देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के विरुद्ध थे। उनके इन्हीं विचारों से 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। ये हमारे विदेश नीति के आधार पर हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? ये सिद्धांत इस प्रकार हैं। नंबर 1, पहला सिद्धांत कहता है एक दूसरे की राज्य सीमा एवं उसकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए। दूसरा है एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण ना किया जाए। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना किया जाए। तीसरा है समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए। और पांचवा है इसका शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए। तो पहला क्या है? एक दूसरे राज्य की सीमा और उसकी प्रभुसत्ता का सम्मान करना, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण ना करना, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करना, समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए, शांतिपूर्ण व्यवस्था का पालन किया जाए, यानी कि उस भावना रखी है शांतिपूर्ण। निःशस्त्रीकरण की नीति। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई। निःशस्त्रीकरण की नीति क्या है? विश्व में शांति बनाए रखने के लिए हमारे देश ने निःशस्त्रीकरण शस्त्रों को कम करना की नीति का समर्थन किया। शस्त्रों की होड़ में युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। भारत का विचार है कि यदि शस्त्र एवं सेना में अधिक व्यय न किया जाए तो विश्व में तनाव कम होगा। इसके अतिरिक्त निःशस्त्रीकरण से जितने धन की बचत होगी उसका उपयोग जन कल्याण के कार्यों में हो सकेगा। भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता, पंचशील, निःशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन करती है। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं भाई। अगर वीडियो का कंटेंट जो है वो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आइए आगे देखते हैं भाई। वैश्विक समुदाय एवं भारत। तो वैश्विक समुदाय एवं भारत, तो विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। पहला विश्व युद्ध सन 1914 में प्रारंभ हुआ था जो सन 1918 तक चला। 4 वर्ष तक विश्व युद्ध चला था। इसमें भाग लेने वाले देश थे कौन कौन से? एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी और तुर्की तथा दूसरी तरफ सर्बिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। जर्मनी द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण के 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। इस युद्ध में भाग लेने वाले देशों में एक ओर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तथा दूसरी ओर जर्मनी, जापान और इटली थे। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ संसार के अनेक देशों की बर्बादी देखकर एक अनुभव किया गया कि भविष्य में ऐसे युद्ध ना हो। संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। दक्षिण सूडान में 193 देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित किया गया। तो दक्षिण सूडान जो है वो 193वां देश था जो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल था। नेक्स्ट आगे। शुरू में इस संघ में केवल 51 राष्ट्र सदस्य थे जिसमें भारत भी शामिल था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं। अभी वर्तमान में कितने? 193 देश इसमें शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है।
आइए भाई नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के भाई 6 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं भाई इसके? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। यानी कि सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद और महासभा, ये 6 जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई। अगला है महासभा। अब एक एक को हम डिटेल में देखेंगे। महासभा क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र सदस्य महासभा में अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु मतदान के समय एक राष्ट्र एक ही मत दे सकता है। महासभा में 6 भाषाओं में कार्य किया जाता है। ये भाषाएं कौन कौन सी हैं भाई? अंग्रेजी है, चीनी है, स्पेनिश है, रूसी है, अरबी और फ्रेंच है। ये भी आपको याद रखना है भाई। महासभा में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कितनी भाषाओं में कार्य किया जाता है? तो वो 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं भाई? अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, रूसी, अरबी और फ्रेंच। हमारे देश की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। नेक्स्ट आगे। अगला है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 देश स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य राष्ट्र कौन कौन सी हैं भाई? चीन है, फ्रांस है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और ब्रिटेन है। शेष 10 अस्थायी सदस्य केवल 2 वर्षों के लिए महासभा से चुने जाते हैं। नेक्स्ट आगे। अगला है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। इसका उद्देश्य यह है कि जाति, भाषा या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए, मानव अधिकार के प्रति विश्व का सम्मान हो। न्याय परिषद क्या है भाई? विश्व युद्ध के बाद 11 ऐसे राज्य थे जिन पर दूसरे देश का शासन था। इस न्याय परिषद का उद्देश्य ऐसे 11 राज्यों को स्वतंत्र कराने में सहायता देना था, जिसमें वह सफल भी हुआ। नेक्स्ट आगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है भाई? इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये नीदरलैंड के हैग नामक नगर में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड के हैग नामक नगर में स्थित है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायशास्त्री श्री BN राव, श्री नगेंद्र सिंह एवं श्री RS पाठक रह चुके हैं। वर्तमान में श्री दलवीर भंडारी न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट सचिवालय। सचिवालय की बात करें भाई, क्या है सचिवालय? ये संयुक्त राष्ट्र संघ का दैनिक कार्य करता है। इसका सर्वोच्च अधिकारी महासचिव कहलाता है। सुरक्षा परिषद की समिति से महासभा 5 वर्ष के लिए चुनती है। वर्तमान में इसके महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई। अगला है भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ से मिला सहयोग। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ से क्या सहयोग मिला? खाद्य और कृषि संगठन FAO ने भारत के तराई प्रदेश को कृषि योग्य बनाने में सहायता की। राजस्थान के भूमि क्षरण को रोकने का प्रयास कर रहा है। यूनेस्को शिक्षा के प्रसार में सहायता कर रही है। विश्व बैंक ने हमारी पंचवर्षीय योजना के लिए ऋण दिए हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सड़क। सार्वजनिक स्वास्थ्य को उन्नत रखने में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अत्यधिक कार्य किया है। मलेरिया, पोलियो उन्मूलन विश्व स्वास्थ्य संगठन की देन है। नेक्स्ट आगे यूनिसेफ क्या है? बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए कार्य करती है यूनिफेम महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देने का कार्य करती है। कौन? यूनिफेम। दक्षेस या सार्क क्या है भैया? 1985 में दक्षिण एशिया के 7 देशों से मिलकर एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस बना। इनका स्थायी कार्यालय कहाँ पर है? वो काठमांडू में है, यानी कि नेपाल। तो नेपाल के काठमांडू में है। नवंबर 2005 में अफगानिस्तान दक्षेस में सम्मिलित हुआ था। अप्रैल 2007 में इसे पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला, जिससे वर्तमान में दक्षेस की सदस्य संख्या 8 हो गई है। तो दक्षेस में कितने देश हैं भाई? 8 देश हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं कौन कौन से देश है भाई। दक्षेस के 8 देश कौन कौन से? नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश,
भारत, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। तो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। भाई आसियान की बात करें, आसियान की स्थापना 1967 में हुई। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। भारत इस संगठन का औपचारिक सदस्य नहीं है। नेक्स्ट आगे, समानता, इक्वलिटी क्या है? समानता लोकतंत्र की मुख्य भाषा है, विशेषता है। भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, गरीब हो, अमीर हो, इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजना व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद कर सकी। नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, मिड डे मील। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। तो इस योजना की बात करें भाई, तमिलनाडु में प्रारंभ की गई, 2001 में सभी जगह हो गई भाई। भीमराव अंबेडकर, ये हैं भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। अब आती है भी दलित की बात। दलित वह शब्द है जो नीचे कहे जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वह इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया या कुचला गया। दलितों के अनुसार ये शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग बैठाना भेदभाव का एक रूप है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए एक लड़ाई लड़ी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं होती थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। उन्होंने धर्म परिवर्तन करके वो धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए। नेक्स्ट आगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950-2013 तक एक प्रसिद्ध दलित लेखक थे। इनकी जो आत्मकथा थी वो ही झूठन। ये ध्यान रखना भाई, ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक आत्मकथा झूठन। झूठन में लिखते हैं, स्कूल में दूसरे से दूर बैठना पड़ता है। स्कूल में दूसरे से दूर बैठना पड़ता था। वह भी जमीन पर बैठना पड़ता था। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था जहां से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। इस प्रकार के व्यवहारों के कारण ओम प्रकाश के पिता ने स्कूल मास्टर से कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूं, पर इतना याद रखिए मास्टर, यूं ही पढ़ेगा इसी मदरसे में और यूं ही नहीं, इसके बाद और भी आएंगे पढ़ने के लिए। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई। अगला है रोजा पार्क्स। अब रोजा पार्क्स की बात करें। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत
जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। रोजा पार्क्स की बात हो रही है भैया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश क्या क्या हैं? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। राज्य किसी नागरिक के सिर्फ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, राज्य, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर नहीं करेगा भाई। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश या नेक्स्ट पूर्णता या भागता, राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन पर नहीं होगा। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं भाई। पूरे देश के लिए कानून कहाँ बनाए जाते हैं? संसद में बनाए जाते हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं। इन बीमारियों से 21% जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन क्या है भाई? संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्यात करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवा देने में असमर्थ हैं। ये विरोधाभासजनक स्थिति है भाई। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। निजी स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन सी हैं भाई? हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवा पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवा प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्याओं में प्रयोगशाला भी हैं। नेक्स्ट आगे जो परीक्षण करती हैं वह विशिष्ट सुविधा उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयां खरीद सकते हैं। केरल का अनुभव। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायत को दे दिया गया। इससे पंचायत अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। अगला है कोस्टारिका। कोस्टारिका क्या है? कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। तो कोस्टारिका एक देश है, कहाँ का? मध्य अमेरिका का। ये सबसे स्वस्थ देश है। इसका मुख्य कारण क्या है? उसके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि देश में से सेना नहीं रखेंगे, यानी कि देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरत जो होंगी उन पर खर्च करने के लिए मदद मिलेगी। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद क्या है? आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधि के जेनेरिक नाम की उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ये युक्त और उपयुक्त रूप में हो।
जेनेरिक नाम दवाइयों, यानी कि जेनेरिक जो दवाइयाँ होती हैं के रासायनिक नाम वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए जैसे एसिटाइल सालिसैलिड एसिड एस्पिरिन का जेनेरिक नाम है। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। अगला है भाई कर या टैक्स। कर टैक्स क्या है? सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ मिलता है। अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते भाई। करों से कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यवसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलता है। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के यानी कि विधानसभा। अब आती है विधानसभा। विधानसभा के सदस्य को विधायक या एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाती है या नहीं चलाती है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। नेक्स्ट आइए आगे। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। आइए भी सरकार, गवर्नमेंट, सरकार क्या है? नेक्स्ट आइए। सामान्य भाषा में सरकार सबसे तात्पर्य है शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं उसे विधायिका कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र क्या है? इसका तात्पर्य है एक निश्चित क्षेत्र से जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, इसे कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र। उदाहरण के लिए कोई पंचायत का वार्ड या क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा का सदस्य चुनता है। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक ही भाग है। नेक्स्ट आगे की बात करें भाई, हरियाणा व तमिलनाडु की महिलाएं जिनका सर्वेक्षण किया गया घर के अंदर व बाहर दोनों जगह काम करती हैं। इसे प्रायः महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। पूरे देश के कई गांवों में शासन आंगनबाड़ियों और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रैश की सुविधा देनी होगी। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं भाई, महिलाओं के कार्य क्या हैं? भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं और उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धरा का रुख बदल दिया। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है भाई। रमाबाई 1858 से 1922 महिला शिक्षा की योद्धा। स्वयं कभी स्कूल नहीं गई पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थीं, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब ये ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया जहां
विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीजें बनाने, छापाखाना चलाने जैसी कुशलता भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती थी। राजसुंदरी देवी 1800 से 1890 ईस्वी, 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगाल भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक का नाम क्या है भाई? आमार जीवन। किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है आमार जीवन। राजसुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना था भाई। रुकैया सखावत हुसैन अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई। अगला है स्वतंत्रता थी। रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी जब लड़कियों को स्कूल जाने तक की अनुमति नहीं थी। उस समय की बात है। सन 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। महिला आंदोलन। नेक्स्ट भाई आगे देखते हैं। न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। हर साल 14 अगस्त को बागा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताजा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजों में इसे सैफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सैफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। नेक्स्ट आगे। अगला है मीडिया। मीडिया अंग्रेजी के मीडिया शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ होता है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है। इसलिए हर चीज जैसे फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। यंत्र टेलीविजन। टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था। इसका आविष्कार जॉन एल बेड ने किया। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था भाई। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजित करके कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे। हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण करना। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया है। इससे सबसे बुरा समय है 1975 से 1977 तक का आपातकाल का था। समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यमों को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं भाई। नेक्स्ट आगे। व्यापारी ट्रेडर कौन होते हैं भाई? लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ
किलो सब्जी नहीं खरीदता, ये बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला व अंतिम व्यापारी से जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। ये वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। कुरनूल कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आगे, तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। बुनकर, बीवर कौन होते हैं? बुनकर जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को, जो बुनने वाले होते हैं, उनको निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना चाहिए। भाई, कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांवों में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करने के करघे रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। बुनकर अपने परिवार के साथ करघों पर कई घंटों तक काम करते हैं। नेक्स्ट, बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से लेकर 8 करघे होते हैं जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादरें इन करघों पर बनाई जाती हैं। बुनकर तैयार किए हुए कपड़ों को शहर में व्यापारी के पास ले आते हैं। यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। दादन व्यवस्था, भाई पुटिंग आउट सिस्टम क्या है? व्यापारियों और बुनकरों के बीच एक व्यवस्था होती है जिसे दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में ये व्यवस्था प्रचलित है। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। भाई, नेक्स्ट आगे, जिनिंग मिल एवं फैक्ट्री, जहां रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं। यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं, उनमें से अधिकांश महिला हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। भारत में यह एक वास्तविकता है कि गरीब है, सामान्यतः दलित, आदिवासी है और मुस्लिम समुदाय के हैं। इनमें से भी विशेषता महिला हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जनसंख्या में 48.5% महिला हैं और 14.2% मुसलमान हैं, 16.6% दलित हैं और 8.6% आदिवासी हैं। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। अगला है तवा मत्स्य संघ। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ एक उदाहरण है जहां लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए हैं। तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बेतुल होती हुई आती है। तवा पर एक बांध का निर्माण हुआ है, 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि की भी बांध में डूब गई है, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे हैं। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया है। ये सब करके भी वे बहुत थोड़ा सा कमा पाते थे। 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए। ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव के लोगों को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया, क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाएं। संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। इस तरह तवा मत्स्य संघ के नाम से संगठन को बनाया गया। भाई, नवगठित तवा मत्स्य संघ TMS ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। ये मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की।
समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको क्या किया, मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने ये तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को दिया जाएगा। 2 महीने के बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा देना स्वीकार कर लिया और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लिए लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। भाई नेक्स्ट आगे, बांध डैम क्या है? नदी पर बांध ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहां बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके। ऐसा करने से जलाशय बन जाता है। जैसे जैसे उसमें पानी भरता है, जमीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध की दीवार ऊंची होती है और उससे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है। उत्तराखंड में टिहरी बांध के बनने से कई इलाके डूब गए। इस बांध के कारण पुराना टिहरी शहर और 100 गांवों, जिनसे कुछ पूरी तरह से कुछ आंशिक रूप से पानी के नीचे समा गए, लगभग 1 लाख लोग विस्थापित हो गए। कर्नाटक के कृष्णराज सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मैटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टाई क्षेत्र में सिंचाई होती है। इन दोनों राज्यों के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा है। पिछले 30 सालों से 2 राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती रहती है। कर्नाटक का कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मैटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। तो तमिलनाडु में मैटूर बांध है और भाई कर्नाटक में कौन सा बांध है? कृष्णराज सागर बांध है जो कावेरी नदी पर है। समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। 2001 में लखनऊ में 1500 से ज्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई में इकट्ठे हुए। इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक ज्यूरी बनाई गई और उन्होंने न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज्यादा प्रकरणों की सुनवाई की। लोगों की इस ज्यूरी ने एक सच्चाई को उभारने में मदद की। कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सीटेट एग्जाम के लिए एसएसटी विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण थ्योरी थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत। हाँ भाई, सभी गाइस और हमारे प्यारे दोस्तों से एक कहना है कि हमारे एक मित्र हैं, उनका एक चैनल है मीनू ऑफिशियल ब्लॉग 01। हम इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो भाई इनका, हमारे भाई जी का ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग करें और सब्सक्राइब करें चैनल के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।